घने जंगल के बीच जहाँ सूरज की किरणें भी पत्तियों की मोटी छतरी को भेदने में असफल रहती थी, एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था कालिका। ये गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन हाल के महीनों में जंगल के पेड़ रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। गांव का एक गरीब किसान श्याम अपनी आजीविका के लिए जंगल में लकड़ी काटता और उसे गांव के बाजार में बेचता। उसकी जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता था। एक दिन उफ, ये पेड़ भी कितना जिद्दी है। एक और दिन, एक और पेड़, लेकिन ये जंगल, ये पेड़ जैसे हर दिन कम होते जा रहे हैं। श्याम रुक जाओ, फिर वही काम। कितनी बार कहा है, इन पेड़ों को मत काटो। ये जंगल हमारा घर है, इसे यूं नष्ट मत करो। हिमानी, तुम्हें क्या लगता है मैं ये मजे के लिए करता हूँ? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लकड़ी बेचकर ही मेरा घर चलता है। तुम्हारे पिताजी के पास तो गांव की सारी जमीन है। तुम्हें क्या पता मेरी मजबूरी। मजबूरी? श्याम, ये जंगल हम सबका है। अगर ये पेड़ खत्म हो गए तो क्या होगा? पहले ही कितने पेड़ गायब हो चुके हैं। कोई तो वजह होगी, तूने कभी सोचा? हाँ, शायद जंगल का भूत पेड़ खा रहा है। हिमानी, मुझे काम करने दे। मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। हंस मत श्याम, गांव में बातें हो रही हैं। लोग कहते हैं कि जंगल में कुछ ठीक नहीं है। कोई चीज रात में आती है। तूने कभी कुछ अजीब नहीं देखा? मैं दिन में काम करता हूँ हिमानी। रात में भूत प्रेत देखने का वक्त नहीं है मेरे पास। ठीक है, लेकिन याद रख, अगर ये जंगल खत्म हुआ तो तेरा घर भी नहीं बचेगा, हम सबका नहीं बचेगा। हिमानी गुस्से से पलटकर चली गई और श्याम ने फिर से अपनी कुल्हाड़ी उठाई। सूरज ढल रहा था और जंगल में हल्की हल्की ठंड बढ़ने लगी थी। श्याम ने एक और वार किया। तभी पेड़ की ऊपरी शाखाओं से एक अजीब सी आवाज आई। काट दे श्याम, इस पेड़ को काट दे और मेरे साथ साथ मुझे भी खत्म कर दे। ये क्या था? कौन बोला? कोई है क्या वहाँ? मैं हूँ श्याम, एक छोटी सी मैना। तू इस पेड़ को काट रहा है तो मुझे भी खत्म कर दे। मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। एक पक्षी बोल रहा है? मैं पागल तो नहीं हो रहा? तू बोल कैसे रही है? और ये क्या बकवास है कि तुझे खत्म कर दूं? मैं कोई साधारण मैना नहीं हूँ श्याम। मेरे पास एक कहानी है और एक रहस्य। लेकिन पहले ये बता, तूने देखा नहीं कि इस जंगल के पेड़ गायब हो रहे हैं? हाँ, देखा है। पहले ये जंगल इतना घना था कि 2 कदम चलने में भी डर लगता था। अब जगह जगह खाली मैदान दिखते हैं। लेकिन इसका मेरे पेड़ काटने से क्या लेना देना? तेरे पेड़ काटने से नहीं श्याम, ये सब उस राक्षस की वजह से है। राक्षस? अब तू भी हिमानी की तरह भूत प्रेत की बातें करेगी? सुन मैना, मेरे पास वक्त नहीं है इन कहानियों के लिए। ये कोई कहानी नहीं है श्याम। जंगल के बाहर जहाँ वो पुराना तालाब है, वहाँ एक राक्षस रहता है। हर रात वो जंगल में आता है और एक पेड़ खा जाता है। उसके पेट में आग है और वो पेड़ों की आत्मा चूस लेता है। पेड़ खा जाता है? अच्छा, तो इसीलिए जंगल खाली हो रहा है। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? वो राक्षस इस जंगल का अभिशाप है। सालों पहले इस जंगल में एक तपस्वी ने तप किया था। उसने प्रकृति से कुछ ऐसा मांगा जो उसे नहीं मिलना चाहिए था। गुस्से में प्रकृति ने उसे राक्षस बना दिया। अब वो हर रात अपनी भूख मिटाने के लिए एक पेड़ खाता है और अगर उसे रोका नहीं गया तो ये जंगल और फिर तेरा गांव सब खत्म हो जाएगा। तो इसका कोई उपाय है? उसे रोका जा सकता है क्या? हाँ श्याम, एक उपाय है, लेकिन वो आसान नहीं। तुझे उस तालाब तक जाना होगा। राक्षस की कमजोरी वहाँ है। एक चमकता हुआ पेड़ की डाली जो तालाब के तल में छिपा है, उसे निकालकर तोड़ देना होगा। लेकिन रास्ता खतरनाक है। और मुझे ये सब क्यों करना चाहिए? मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास ना हथियार है, ना ताकत।
क्योंकि अगर तूने उस राक्षस को हराया तो तुझे दौलत मिलेगी, इतनी दौलत कि तेरा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा और ये जंगल, ये गांव सब बच जाएगा। दौलत और जंगल को बचाना, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? मैं तेरे साथ रहूंगी श्याम, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन फैसला तुझे करना है। आज रात तालाब के पास मिल, मैं वहाँ इंतजार करूंगी। मैना उड़कर जंगल की गहराइयों में गायब हो गई। श्याम वहीं खड़ा रहा, उसकी कुल्हाड़ी जमीन पर पड़ी थी, उसका दिमाग सवालों से भरा था। क्या ये सच था? क्या वो एक बोलने वाली मैना पर भरोसा कर सकता था? और क्या वो वाकई एक राक्षस से लड़ने की हिम्मत जुटा पाएगा? सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था और जंगल में अंधेरा छाने लगा था। श्याम ने कुल्हाड़ी उठाई और घर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसका मन अब उस तालाब और उस रहस्यमय राक्षस के इर्द गिर्द घूम रहा था। एक मैना, एक राक्षस और दौलत, अगर ये सच है तो मेरे बच्चों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कोई जाल हुआ तो? राधा, सुनो, आज जंगल में कुछ अजीब हुआ। क्या हुआ श्याम? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? कोई जानवर मिला क्या? जानवर नहीं राधा, एक मैना, वो बोलती थी। उसने मुझे एक राक्षस की बात बताई। जंगल के बाहर तालाब में रहता है वो, हर रात एक पेड़ खा जाता है। क्या बकवास है ये? एक मैना बोली? श्याम, तूने जरूर कुछ गलत देखा, या शायद भूख और थकान ने तेरा दिमाग खराब कर दिया। नहीं राधा, मैंने साफ सुना। उसने कहा कि अगर मैं उस राक्षस को हराऊं तो हमें इतनी दौलत मिलेगी कि हमारे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। लेकिन इसके लिए मुझे तालाब तक जाना होगा। नहीं श्याम, तू वहाँ नहीं जाएगा। राक्षस, तालाब, ये सब सुनकर मेरी रूह कांप रही है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं और बच्चे क्या करेंगे? तू ये पागलपन छोड़ दे। लेकिन राधा, अगर ये सच है तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। और जंगल, अगर वो राक्षस इसे खत्म कर देगा तो हमारा गांव भी नहीं बचेगा। मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए श्याम, मुझे तू चाहिए। मेरे बच्चों को उनका बाप चाहिए। वादा कर, तू उस तालाब के पास नहीं जाएगा। ठीक है राधा, मैं नहीं जाऊंगा। उस रात श्याम की आंखों में नींद नहीं आई। मैना की बातें, राक्षस का डर और दौलत का लालच उसके दिमाग में घूमता रहा। राधा का डर भी उसे समझ आ रहा था। अगली सुबह उसने जंगल जाने का इरादा छोड़ दिया। श्याम जंगल की बजाय गांव के बाजार में चला गया। उसका मन भारी था। लकड़ी काटे बिना उसका परिवार कैसे चलेगा? बाजार में वो अपने पुराने दोस्त रामू से टकराया, जो गाँव का एक छोटा मोटा व्यापारी था। अरे रामू, आज तू जंगल नहीं गया? लकड़ी काटने का धंधा छोड़ दिया क्या? नहीं रामू, बस आज मन नहीं था। कुछ अजीब सा हो रहा है। अजीब? क्या बात है भाई? तेरे चेहरे तो ऐसे हैं जैसे तूने भूत देख लिया हो। भूत नहीं रामू, लेकिन कुछ ऐसा ही। कल जंगल में एक मैना बोली। उसने मुझे एक राक्षस की बात बताई। तालाब में रहता है, पेड़ खाता है, और उसने कहा कि अगर मैं उसे हराऊं तो मुझे दौलत मिलेगी। श्याम, तू भी ना? मैना बोली? राक्षस? भाई तू ज्यादा मेहनत कर रहा है, दिमाग को थोड़ा आराम दे। मैं सच कह रहा हूँ रामू। मैंने सुना वो मैना वो कोई साधारण पक्षी नहीं थी। लेकिन राधा ने मुझे जाने से मना कर दिया। कहती है खतरा बहुत है। अगर ये सच है तो बात गंभीर है। लेकिन श्याम, तू अकेला कैसे उस राक्षस से लड़ेगा? तुझ में हिम्मत है, ये तो मैं जानता हूँ, पर सोच समझ कर कदम उठा। अगर तू जाना चाहता है तो मैं तेरे साथ चल सकता हूँ। तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ रामू, लेकिन अभी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। राधा डर गई है। शायद मैं कुछ दिन रुक जाऊं। ठीक है भाई, लेकिन अगर तूने फैसला किया तो मुझे बता, अकेले तो मत जाना।
श्याम ने रामू को धन्यवाद कहा और घर लौट गया। उस दिन और अगले दिन वो जंगल नहीं गया। उसका मन उलझन में था। एक तरफ राधा का डर, दूसरी तरफ मैना का वादा। गांव में अफवाहें और तेज हो गई थी। लोग कह रहे थे कि जंगल में रात को अजीब सी रोशनी दिखती है। श्याम का डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन की शाम, जब श्याम अपने घर के बाहर बैठा था, अचानक एक परिचित सी आवाज सुनाई दी। वही रहस्यमयी पक्षी उसके घर के पास एक पेड़ पर बैठी थी। श्याम, तूने मुझे निराश किया। मैंने तुझ पर भरोसा किया था। तू तालाब क्यों नहीं आया? तू यहाँ कैसे? मैं डर गया मैना। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? डर हर किसी को लगता है श्याम, लेकिन डर से भागने से कुछ हासिल नहीं होता। तूने देखा नहीं, जंगल हर दिन खाली होता जा रहा है। अगर तूने कुछ नहीं किया तो ये गांव, तेरा परिवार सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? वो राक्षस, वो कितना खतरनाक है, मुझे तो वो भी नहीं पता। तू अकेला नहीं है श्याम, मैं तेरे साथ हूँ और तेरा दोस्त रामू वो भी तेरे साथ चलेगा। लेकिन तुझे हिम्मत दिखानी होगी। कल दोपहर तालाब के पास मिल, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। कल दोपहर? ठीक है मैना, मैं कोशिश करूँगा। लेकिन अगर ये जाल हुआ तो? जाल नहीं श्याम, ये तेरा मौका है, अपने परिवार के लिए, गांव के लिए और अपने लिए। मैना उड़कर अंधेरे में गायब हो गई। श्याम ने एक गहरी सांस ली। उसका मन अभी भी डर से भरा था, लेकिन मैना की बातों ने उसे हिला कर रख दिया था। उसने फैसला किया कि वो अगले दिन जंगल जाएगा। अगली सुबह श्याम ने राधा को कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहता था कि राधा फिर से डर जाए। उसने अपनी पुरानी तलवार, एक रस्सी और थोड़ा खाना अपने थैले में डाला। दोपहर होते ही वो जंगल की ओर निकल पड़ा। सूरज आसमान में चमक रहा था, लेकिन जंगल का सन्नाटा डरावना। तालाब के पास पहुंचते ही उसने मैना को फिर से देखा, जो एक पत्थर पर बैठी थी। तू आ गया श्याम, अच्छा किया। अब सुन, तालाब में उतरने से पहले तुझे कुछ बातें समझनी होगी। बता मैना, मैं तैयार हूँ। तालाब का पानी ठंडा और गहरा है। उसमें वो चमकता हुआ पेड़ की डाली है जो राक्षस की ताकत का स्रोत है। लेकिन सावधान, राक्षस दिन में सोता है पर उसकी आंखें पानी में हरकत को भांप लेती हैं। तुझे तेजी और चतुराई से काम करना होगा। मैं कोशिश करूँगा मैना, लेकिन अगर वो जाग गया तो? अगर वो जाग गया तो तुझे अपनी तलवार और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। मैं तेरे साथ हूँ श्याम, अब चल, वक्त कम है। श्याम ने तालाब की ओर कदम बढ़ाया। पानी की सतह शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। उसने अपनी तलवार कंधे पर रखी और धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। ठंडे पानी ने उसके शरीर को झकझोर दिया, लेकिन वो रुका नहीं। तभी पानी में एक हल्की सी हलचल हुई और मैना ने तेजी से चिल्लाया, श्याम सावधान, वो जाग रहा है। श्याम पीछे हट, वो आ रहा है, पानी से बाहर निकल। मैना, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। तूने कहा था वो पेड़ की डाली, मुझे वो ढूंढना है। तभी तालाब के बीच से पानी तेजी से हिला और एक भयानक आकृति उभरी। राक्षस की आंखें लाल कोयलों की तरह चमक रही थी। उसका शरीर पेड़ों की जड़ों और काली धुंध से बना हुआ लगता था। उसकी हर सांस के साथ जंगल में एक ठंडी हवा चल रही थी। कौन है तू जो मेरे तालाब में घुसने की हिम्मत करता है? तुझे मौत चाहिए क्या इंसान? मैं श्याम हूँ। तू मेरे जंगल को बर्बाद कर रहा है और जंगल को खत्म कर रहा है। राक्षस, आज तेरा अंत होगा। तू एक तुच्छ इंसान, तू मेरी शक्ति नहीं जानता। और ये मैना जो तुझे रास्ता दिखा रही है, इसे तो
राक्षस ने अपनी लंबी काली भुजा उठाई और उसकी उंगलियों से एक ही हरी चमक निकली। मैना ने तेजी से उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो चमक उस तक पहुंच गई। एक चीख के साथ मैना हवा में ठहर गई और उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल गया। वो एक छोटी सी मूर्ति बनकर तालाब के किनारे गिर पड़ी। मैना, नहीं, तूने ये क्या किया राक्षस? वो मेरे रास्ते में थी और अब तू है। तुझे लगता है तू मुझे रोक सकता है? ये तालाब मेरा है और ये जंगल भी मेरा होगा। तू गलत है राक्षस, मैं तुझे रोकूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। श्याम ने तलवार को और मजबूती से पकड़ा और तालाब की गहराइयों में उतरने लगा। पानी अब उसकी छाती तक था और ठंड उसके शरीर को सुन्न कर रही थी। उसकी आंखें उस चमकते पेड़ की डाली को ढूंढ रही थी जिसके बारे में मैना ने बताया था। तभी उसके पैरों तले कुछ ठोस चीज टकराई। उसने नीचे देखा। पानी के नीचे एक सुनहरी चमक थी, लेकिन ये कोई साधारण पत्थर नहीं था। ये एक सोने की डाल थी जो तालाब के तल में जड़ों की तरह गड़ी थी, जैसे किसी पेड़ का हिस्सा हो। ये क्या है? सोने की डाल? मैना ने तो बस एक साधारण डाली की बात कही थी। उसे छूने की हिम्मत मत करना इंसान, वो मेरी शक्ति है। उसे तोड़ा तो तू भी खत्म हो जाएगा। श्याम ने डाल को छूने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी मजबूत थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन तलवार से केवल चिंगारियां निकली। राक्षस अब और करीब आ रहा था। उसकी आंखों में क्रोध और भूख साफ दिख रही थी। ये टूट क्यों नहीं रही? मैना, तूने कहा था ये आसान होगा। तुझे लगता है तू मेरी शक्ति को तोड़ सकता है? अब तेरा अंत है। राक्षस ने अपनी भुजा से एक काली जहरीली चमक छोड़ी जो सीधे श्याम की ओर बढ़ी। श्याम ने तेजी से अपनी तलवार आगे की, लेकिन वो जानता था कि तलवार उस चमक को नहीं रोक सकती। आखिरी पल में उसने सोने की डाल को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे अपने सामने ढाल की तरह उठा लिया। अगर मैं मरूंगा तो तुझे भी ले जाऊंगा राक्षस। राक्षस की चमक सोने की डाल से टकराई। एक तेज धमाका हुआ और तालाब का पानी उछलकर चारों ओर बिखर गया। सोने की डाल में दरार पड़ने लगी और उससे एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। राक्षस ने दर्द से चीख मारी और उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तूने मेरी शक्ति। डाल पूरी तरह टूट गई और एक चमकदार सुनहरी रोशनी पूरे तालाब को रोशन कर गई। राक्षस की चीख धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और उसका शरीर पूरी तरह धुंध बनकर हवा में गायब हो गया। श्याम पानी में हाँफ रहा था। उसकी तलवार अब भी हाथ में थी और टूटी हुई सोने की डाल उसके पैरों के पास तैर रही थी। वो खत्म हो गया। मैंने कर दिखाया। तालाब अब शांत था। राक्षस की छाया गायब हो चुकी थी और पानी में अब कोई चमक नहीं थी। लेकिन श्याम की नजर उस पत्थर की मूर्ति पर पड़ी जो मैना बन चुकी थी। उसने उसे उठाया और अपने थैले में रख लिया। वो थक चुका था, लेकिन उसका मन अभी भी उलझन में था। क्या मैना अब हमेशा के लिए मूर्ति बनकर रह जाएगी? और दौलत का वादा, क्या वो सच था? मैना, तूने मुझे रास्ता दिखाया, लेकिन अब मैं तुझे वापस कैसे? श्याम तालाब से बाहर निकला। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था और उसका मन सवालों से भरा था। जंगल अब शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे कुछ और होने वाला हो। श्याम ने मूर्ति को थैले में डाला और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे जंगल के पेड़ पहले से ज्यादा हरे और जीवंत लग रहे थे, जैसे राक्षस के जाने से जंगल की आत्मा वापस लौट आई हो। राधा को बताऊंगा, शायद वो अब मुझ पर गर्व करेगी। लेकिन मैना, मैं तुझे कैसे बचाऊं? जैसे ही
श्याम गांव की ओर बढ़ा, उसे जंगल में एक हल्की सी चमक दिखी। उसने पीछे मुड़कर देखा, तालाब की दिशा में एक सुनहरी रोशनी अभी भी हवा में तैर रही थी। श्याम गांव के बाहरी छोर पर पहुंचा। उसका शरीर थकान और ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसका मन अब भी उस सुनहरी चमक की ओर खींचा जा रहा था जो उसने तालाब की दिशा में देखी थी। तभी उसे अपने दोस्त रामू की आवाज सुनाई दी। श्याम, तू कहाँ था? गांव में हंगामा मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि जंगल में कोई धमाका हुआ और तालाब में से कोई रोशनी निकल रही थी। रामू, तू नहीं समझेगा। मैंने राक्षस को खत्म कर दिया, लेकिन मैना वो अब पत्थर की मूर्ति बन गई। पत्थर की मूर्ति? श्याम, ये सब क्या हो रहा है? तू सच कह रहा है या पागल हो गया है? मैं सच कह रहा हूँ रामू। मैना ने मुझे रास्ता दिखाया। उसने कहा था कि अगर मैं राक्षस को हराऊं तो मुझे दौलत मिलेगी, लेकिन अब वो खुद। ठीक है भाई, पहले घर चल। राधा और बच्चे परेशान हैं और ये मूर्ति शायद इसका कोई राज है। चल पहले घर चलते हैं। श्याम और रामू घर की ओर बढ़े। गांव में लोग जंगल की घटना की चर्चा कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि तालाब में कोई खजाना छिपा है, तो कुछ डर रहे थे कि राक्षस अभी भी जिंदा है। श्याम के घर पहुंचते ही राधा ने उसे गले लगा लिया। श्याम, तू ठीक है ना? मैंने सुना जंगल में कुछ हुआ। तूने मुझे बिना बताए। राधा, मैं ठीक हूँ। राक्षस खत्म हो गया, लेकिन मैना देखो, वो अब ये बन गई। ये क्या है? ये मैना? श्याम, तूने ये सब अकेले क्यों किया? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? मुझे करना पड़ा राधा, जंगल के लिए, हमारे गांव के लिए, लेकिन मैना ने अपनी जान दी। मैं इसे वापस कैसे लाऊं? तभी मूर्ति में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। श्याम, राधा और रामू हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। मूर्ति से एक धीमी परिचित आवाज गूंजी। श्याम, तूने राक्षस को हराया, लेकिन अभी एक काम बाकी है। मैना, तू जिंदा है? बोल, क्या करना है? तुझे वापस कैसे लाऊं? तालाब में वो सुनहरी डाल का एक टुकड़ा अभी भी बाकी है। उसे जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास ले जाओ। उसे जमीन में गाड़ दो, तब मैं वापस आ सकती हूँ और दौलत वो तुझे मिलेगी। श्याम, ये फिर से खतरा है। तू अभी लौटा है, अब और नहीं। राधा, श्याम ने राक्षस को हराया है। अगर मैना कह रही है तो इसमें कुछ सच्चाई होगी। मैं इसके साथ जाऊंगा। राधा, मैंने वादा किया था कि मैं अपने परिवार और गांव को बचाऊंगा। ये आखिरी कदम है, मैं जाऊंगा। श्याम और रामू ने बिना देर किए तालाब की ओर प्रस्थान किया। राधा ने बच्चों को गले लगाया और श्याम के लिए प्रार्थना की। जंगल अब पहले से ज्यादा जीवंत लग रहा था, लेकिन तालाब के पास अभी भी एक रहस्यमय सन्नाटा। श्याम ने पानी में उतरकर उस सुनहरी डाल के टुकड़े को ढूंढा जो राक्षस के अंत के बाद बिखर गया था। आखिरकार उसे पानी के तल में एक छोटा सा सुनहरा टुकड़ा मिला जो हल्की रोशनी बिखेर रहा था। ये वही है। रामू, चल जंगल की सबसे पुरानी पेड़ की ओर। श्याम, मुझे लगता है जंगल बदल रहा है। देख, पेड़ों की पत्तियां जैसे चमक रही है। दोनों जंगल के सबसे पुराने पेड़ एक विशाल बरगद के पास पहुँचे। उसका तना इतना चौड़ा था कि 10 लोग मिलकर भी उसे नहीं घेर सकते थे। श्याम ने सुनहरी डाल का टुकड़ा जमीन में गाड़ना शुरू किया। जैसे ही उसने आखिरी मिट्टी डाली, जमीन हल्के से कांपी और बरगद के पेड़ से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। श्याम, तूने कर दिखाया। तूने जंगल की आत्मा को मुक्त कर दिया। मैना, तू वापस आ गई, लेकिन ये सब क्या था? और दौलत? श्याम, वो इस जंगल में है। देख, इस बरगद के नीचे।
श्याम और रामू ने बरगद के नीचे देखा। जमीन में एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें सोने के सिक्के और चमकते रत्न भरे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा जंगल के पेड़ अब पहले से कहीं ज्यादा हरे और जीवंत हो गए थे। पक्षियों की चहचहाट गूंज रही थी और हवा में एक ताजगी थी। ये तो खजाना है श्याम, तूने कर दिखाया। तेरा परिवार अब कभी भूखा नहीं रहेगा। मैना, ये सब तूने किया, लेकिन तू कौन है? तू कोई साधारण पक्षी तो नहीं। मैं इस जंगल की आत्मा का एक हिस्सा हूँ श्याम। मैंने तुझे चुना क्योंकि तुझमें हिम्मत थी। राक्षस ने इस जंगल को अभिशाप में जकड़ा था, लेकिन तूने उसे मुक्त किया। अब ये खजाना तेरा है, लेकिन इसे गांव के भले के लिए इस्तेमाल करना। मैं वादा करता हूँ मैना, ये दौलत मेरे गांव को एक नया जीवन देगी। श्याम और रामू खजाने को गांव ले गए। गांव वालों ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गए। श्याम ने खजाने का एक हिस्सा अपने परिवार के लिए रखा, लेकिन बाकी गांव के लिए स्कूल, अस्पताल और जंगल की देखभाल के लिए दान कर दिया। हिमानी, मुखिया की बेटी, ने श्याम की हिम्मत की तारीफ की और जंगल को बचाने का वादा किया। श्याम, तूने साबित कर दिया कि एक गरीब किसान भी गांव का नायक बन सकता है। अब मैं भी जंगल की रक्षा के लिए तुझसे सीखूंगी। हिमानी, ये सब मैंने अकेले नहीं किया। मैना थी, रामू था और राधा की हिम्मत थी। ये गांव हम सबका है। जंगल अब फिर से जीवंत हो गया था। पेड़ों की संख्या बढ़ने लगी और गांव में खुशहाली लौट आई। मैना कभी कभी श्याम के घर के पास उड़ती दिखाई दे, जैसे वो गांव की रक्षा कर रही हो। श्याम ने अपने बच्चों को ये कहानी सुनाई ताकि वे समझे कि हिम्मत और बलिदान से कोई भी असंभव काम संभव हो सकता है।